गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बताया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, टू टाइप्स, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने पिछले एपिसोड में आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ाया था। उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना नहीं सिखाया गया था, मगर कूलम्स लॉ को वेक्टर में आज रिप्रेजेंट करना आपको सिखाएंगे। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक्स, फ्यू बेसिक्स जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हो, जैसे था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर था चार्जिंग ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, फिर था चार्जिंग ऑफ कंडक्टिंग बॉडी, and it had two methods, charging by conduction and charging by induction। इतना मैंने कवर किया था बच्चों, उसके आगे मैं आज बढ़ने जा रहा हूँ। अब तो आप पिछली बार की तरह पेशेंस बनाए रहना, मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहोगे, फोकस रहोगे, कंसंट्रेटेड रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब फिज़िक्स क्या है, धीरे धीरे समझ में आता है, जैसे बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मगर समझ में आता ज़रूर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ देर तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों, इस डायग्राम में एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया हुआ है, और यह पॉइंट चार्ज Q1 है और ये पॉइंट चार्ज Q2 है। बच्चों, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। अगर मैं हम लोग Q1 Q2 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, सोन बाई ब्लू कलर, और Q1 के पास टर्मिनल मार्क कर दें, बच्चों आप पढ़ चुके हो कि इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर डिफरेंस की थ्योरी से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका सिंबल R12 वेक्टर दिखाऊंगा और इसको डिफाइन करूंगा R1 माइनस R2। आप वेक्टर डिफरेंस रिवाइज कर लेना। अगर टर्मिनल Q1 के पास बनाते हो, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा जाता है R1 माइनस R2, सिंबल इसका होगा R12 वेक्टर। सो बच्चों, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। मैंने अज्यूम किया है कि Q2 भी पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है। पिछले एपिसोड में बच्चों आप पढ़ चुके हो कि अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स होगा। रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड दिखाओगे अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो इस पे लगने वाला फोर्स F12 वेक्टर आउटवर्ड, और इस पे लगने वाला फोर्स F21 वेक्टर आउटवर्ड अलॉन्ग द सेम लाइन। बच्चों, इसको आप कैसे रीड करोगे? दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन द फर्स्ट बॉडी बाय द सेकेंड बॉडी, एंड दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड बॉडी बाय द फर्स्ट बॉडी। प्यारे बच्चों, मान के चलो कि R1 R2 पता है। अगर R1 R2 अलग अलग पता है तो ये R12 वेक्टर तुम निकाल लोगे। फिर R12 वेक्टर के ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हो, R12 कैप, इज इट। सिमिलरली बच्चों, अगर ये टर्मिनल मैं Q2 के पास यहाँ बना दूँ तो R2 माइनस R1 लिख कर हम लोग R21 वेक्टर निकाल सकते हैं, और R21 के डायरेक्शन में R21 कैप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर बच्चों निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। यूनिट वेक्टर क्रिएट करना मजबूरी है। उसी तरह से F12 का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। मान के चलो कि आप पहले से जानते हो तो आप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर लूँ। बच्चों मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको सिखा रहा हूँ। पहले यह डायग्राम अच्छे से समझ लो कि ये डायग्राम में कौन चीज़ कैसे दिखाई गई है, उसके बाद तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं इस यूनिट वेक्टर को क्रिएट करना सिखाऊंगा, फिर इस F12 वेक्टर को राइट करना सिखाऊंगा। बच्चों मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा में सिखा रखा है कि किसी भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जब मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो जाता है, और कंडीशन है कि वेक्टर ए मस्ट बी पैरेलल टू यूनिट वेक्टर ए का जरूरी है। इसी थ्योरी को फॉलो करते हुए मैं F12 वेक्टर को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस कैपिटल F होगा, और मैग्नीट्यूड मैंने पिछले एपिसोड में लिखना सिखाया है। फिर F12 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, और आपने डायग्राम में देखा कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 कैप मैंने दिखाया था। सबसे पहले बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म लगा दो, और इस रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो। पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हो 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R12 स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर इस यूनिट वेक्टर R12 कैप को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। फिर R12 कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, ऐसा आपने डायग्राम में देखा। सिमिलरली बच्चों F21 वेक्टर को कैसे राइट करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स आपको मैं बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में कि ये जो फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। बच्चों मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चेंज हो चुका है, उसको आपने R21 कैप दिखाया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे रिपीट कर डालो। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि R21 वेक्टर और R12 वेक्टर दोनों ही डिस्प्लेसमेंट हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन अपोजिट है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आप यहाँ पे R21 का मॉड ले लो और उसका स्क्वायर लिख दो। फिर बच्चों इस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डायग्राम में आपने देखा था कि ये यूनिट वेक्टर इसी फोर्स के पैरेलल था। इस यूनिट वेक्टर को यहाँ लिख डालो। अब इसमें थोड़ा और डिटेलिंग करो, ये तो बेसिक हो गया। बच्चों R21 कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, ऐसा आपने डायग्राम में देखा था। इफ R12 इक्वल्स R1 माइनस R2 is displacement vector from Q2 to Q1, then R12 can be written as complete R12 vector divided by modulus of R12। बच्चों यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का ये टेक्निक आपने वेक्टर अलजेब्रा में सीखा है। किसी गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर आता है जो गिवन वेक्टर के पैरेलल होता है। आप सीख चुके हो। अब इस यूनिट वेक्टर को उठा लो और यहाँ लाकर सब्स्टिट्यूट करो। बच्चों मैं अपनी बुक के वॉल्यूम 1 से पढ़ा रहा हूँ, आप इसको सिंसियरली वॉच करो। जब मैं इसको पब्लिश करूँगा और आपको अच्छा लगे तो इसको आप परचेज कर लेना। अभी मैंने पब्लिश किया नहीं, राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ। F12 वेक्टर यहाँ पे बच्चों R12 कैप की वैल्यू रख दिया, R12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R12। नीचे यहाँ पे पहले से स्क्वायर था और एक मॉडुलस और आ गया, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट R12 वेक्टर बचेगा। ड्यू टू सेम रीजन F21 वेक्टर कैसे लिखोगे? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर।
बच्चों R21 कैप की वैल्यू रख देने पर इस वाले क्वांटिटी पे नीचे क्यूब हो जाएगा और यहाँ कंप्लीट R21 वेक्टर बचेगा। फिर मैंने आपको ये बता रखा है कि कूलम्ब्स लॉ में ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स को माइनस लगा के लिखा जाता है, ये भी आपको सिखाया गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा और डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा। इज इट? बच्चों ये है कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। F1 टू F21 को अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे लिखकर दिखाओगे और ऐसे रिलेट करोगे, इसका मीनिंग बताओगे कि मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। बच्चों इसको मैंने लिखना सिखाया है R12, दिस इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको भी लिखना सिखाया है R21, दिस इज R2 माइनस R1। अगर आपके क्वेश्चन में R1 R2 आई कैप जे कैप के कैप में गिवन होगा तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल लोगे, फिर उसका मॉड ले लोगे, फिर उसका क्यूब कर दोगे। उसी तरह से ये हो जाएगा R1 माइनस R2 निकाल लोगे, उसका मॉड ले लोगे, फिर क्यूब कर दोगे, Q1 Q2 पुट कर डालोगे, K पुट कर डालोगे और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 रखवाया हूँ, रख के इसको कम्प्लीटली वेक्टर फॉर्म में डिराइव कर लोगे। बच्चों इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको अच्छे से आप समझ लो। ये इजी है, कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा अटेंटिव रहो तुम्हें समझ में आएगा। इस डायग्राम का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बच्चों इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है ये आप समझो। When more than two charges are present, Coulomb's law holds for every pair of charges. Thus, the net force on any one charge equals the vector sum of the forces exerted on it by all other charges. This is known as principle of superposition as applied to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बच्चों ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए होता है और स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए एडिटिव रूल होता है। तो हमारे क्वेश्चन में कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स है वो वेक्टर है, इसलिए अगर एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो सबका जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो उस पर नेट फोर्स आएगा। इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। इफ देयर आर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 then the net force on Q1 say due to Q2 and Q3 is F1 vector is equal to resultant of F12 vector plus F13 vector, where F12 is the force on Q1 due to Q2 and F13 on Q1 is due to Q3। बच्चों आपको ये बताया जा रहा है कि Q1 पर एक Q2 का फोर्स होगा और एक Q3 का फोर्स होगा। तो Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स F12 हुआ, Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स F13 हुआ। तो कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उससे इन दोनों फोर्स को अलग अलग निकालो और इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, तो Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का वेक्टर टेक्निक है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इनको इंडिपेंडेंट मान के पहले अलग अलग दो टर्म राइट करते हैं, फिर इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालते हैं और उससे मिलता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 and these two forces are applied by Q2 and Q3 respectively। बस इतना ही है सुपरपोजिशन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लाइन बतानी है, द फोर्स विच टू चार्जेस exert on each other
is not changed by the presence of a third charge। बच्चों ऊपर एग्जांपल में 3 चार्ज दिखाए गए थे, तो किसी भी 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 चार्जेज हैं लेकिन F12 लिखते वक्त ऐसा एज्यूम करोगे कि केवल 2 ही चार्ज Q1 Q2 हैं, और F13 लिखते वक्त ऐसा एज्यूम करोगे कि केवल 2 ही चार्ज Q1 Q3 हैं। ऐसा एज्यूम करके इन दोनों को अलग अलग लिखोगे, फिर इसका वेक्टर रिजल्टेंट निकालोगे, दैट विल गिव यू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 डिनोटेड बाई F1। तो किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से ये जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं ये मॉडिफाई नहीं होते, चेंज नहीं होते। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का खास बात होता है, इसको जाना जरूरी है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्टिंग विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the force experienced by unit positive test charge placed at that point। बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लो कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को रखा है। तो जो टोटल चार्ज Q0 है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस किया, दैट वाज F वेक्टर। सो F वेक्टर इज टोटल फोर्स, आई मीन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे, वो था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो टोटल फोर्स उसने महसूस किया है अगर Q0 से मैं डिवाइड कर दूँ तो इस रेशियो को कहा जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसी रेशियो को कहा जाएगा उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बच्चों इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए इस पर एक लिमिट लगाई जाती है, वो होता है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका फिजिकल मीनिंग होता है ये जो आपने टेस्ट चार्ज लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने के लिए, इस टेस्ट चार्ज का साइज टेंस टू 0 होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी टेंस टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो बच्चों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जाता है इसका साइज भी नेग्लिजिबल होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी नेग्लिजिबल होना चाहिए। उसी को मैथमेटिकली लिखते हैं लिमिट Q0 टेंस टू 0, द रेशियो F अपॉन Q0 is defined as what? Intensity of electric field at a given point in the electric field। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का यही बेसिक टेक्निक होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करते हैं। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, ऐसा नहीं है कि इसको मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो स्पेशल पैकेज में मिलेगा। ये डेफिनेशन बनाने का तरीका है। तुम सोच रहे होगे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्यों डिफाइन किया गया है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं डिफाइन किया गया है। बच्चों हमारे साइंस में भी कुछ सुपरस्टिशन चलता है जो कि पॉजिटिव गुड सेंस में माना जाता है, इसलिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो डेफिनेशन बनाया वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर डेफिनेशन बनाया, यूनिट नेगेटिव टेस्ट चार्ज को लेकर नहीं बनाया। कुछ सुपरस्टिशन की बातें हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी होती है, इसीलिए इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर डेफिनेशन बनाया गया है। सो दिस रेशियो इज व्हाट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय
unit positive base charge provided Q naught must tend to 0, then this ratio will give you intensity of electric field at a given point in the electric field. इसके बाद होगा बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले को देख अलग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और इसका यूनिट यहाँ से न्यूटन पर कूलम आएगा, न्यूटन पर कूलम आएगा। इसका एक ऐसा यूनिट और होता है बच्चों जो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। एक तो होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इससे रिलेटेड फार्मूला भी आगे पढ़ाया जाएगा। So ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, दिस इज फर्स्ट ऐसा यूनिट, and one more SI unit is volt per meter. Then your next topic is force on a charge in an electric field. प्यारे बच्चों, अगर Q नॉट को E में मल्टीप्लाई किया जाए तो Q नॉट पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो F वेक्टर होगा। अगर मैं सिंबल चेंज कर दूं, Q नॉट की जगह पे Q लिख डालूं, F वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? F vector is represented as Q into E vector, is it? So force acting on a charge placed in electric field can be written as Q into E vector. इसमें ये माना गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q को रखने से पहले उस पॉइंट पर प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E मौजूद था। इसको रखने से पहले जिस पॉइंट पे इसको रखे हो उस पॉइंट पर पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर था। जब इसको बाहर से इन्फिनिटी से ला के रख देती हो तो ये एक फोर्स महसूस करना शुरू करता है जिसका एक्सप्रेशन QE वेक्टर होता है और उस फोर्स को F वेक्टर से डिनोट किया जाता है। Then F equals QE. This is the force acting on a charge placed in pre-existing electric field. अब बच्चों वेक्टर की थ्योरी से यहाँ दो केस बनाओ। As per the vector rule, if Q is a positive scalar, वेक्टर अलजेब्रा में ये बात मैं बताया था कि ये थ्योरी फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल होगा। If Q is positive scalar, then these two vectors must be parallel to each other. And if Q is negative scalar, then these two vectors will be anti-parallel to each other. बच्चों इसका मतलब ये हुआ जो चार्ज आप इन्फिनिटी से ला के रखे हो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, और अगर वो चार्ज नेगेटिव रखे हो तो उस पर लगने वाला फोर्स प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, आई मीन एंटी पैरेलल होगा। देन डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर m, l, t-3, a-1। बच्चों ये डायमेंशनल फार्मूला कैसे बना है? ये डायमेंशनल फार्मूला इसी फार्मूले से बना है, इसी से बना है। अगर आपको ई का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो पहले फोर्स का ये मैटर नहीं करता कि वेक्टर एक स्केलर है। डायमेंशनल फार्मूले को वेक्टर स्केलर से फर्क नहीं पड़ता। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला रटे हो तुम MLT-2 लिख दो। Q को IT भी लिखते हैं, IT मतलब करंट इनटू टाइम लिखते हो, तो करंट का सिंबल होगा कैपिटल A, टाइम का सिंबल होगा कैपिटल T, और इसका डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। बच्चों MLT-2 को कैपिटल A इंटू T से डिवाइड करो, उसको ऊपर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला यही वाला मिलेगा, MLT-3 A-1। ये आपको रियलाइज हो रहा होगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको आप ठीक से समझो। ये गिवन पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की थ्योरी आपको सिखा चुका हूँ। दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके कंपैरिजन में इसका साइज 100 गुना छोटा होना चाहिए।
तभी इसको पॉइंट चार्ज कहोगे। बच्चों आपका क्वेश्चन है कि देयर इज अ पॉइंट P whose distance or position vector is r with respect to this given point charge plus q. ये given है। We have to find out intensity of electric field at point P due to given point charge plus q. बच्चों इसको डिराइव करने का मेथड होगा कि इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। मैंने बोला ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, ऐसा नहीं कि स्पेशल चार्ज है, स्पेशल पैकिंग में बाजार में बिकता है। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। इमेजिन करो कि ये प्लस क्यू नॉट है, जिसको हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के नाम से पुकारेंगे। इसको ला के यहाँ पे रख दो और ये मान लो कि ये दोनों आइसोलेटेड है, आई मीन यूनिवर्स में अकेले हैं। ये सब आइसोलेशन का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, उसको आप रिवाइज कर लेना। यूनिवर्स में ये दोनों अकेले हैं, इन दोनों के अलावा और कोई चार्ज अगल बगल नहीं है। ये जो क्यू नॉट है बच्चों, इस प्लस क्यू की वजह से एज पर कूलम्स लॉ एक आउटवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स महसूस करेगा। सो दिस रिपल्सन फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू नॉट। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, थ्योरी पढ़ चुके हो, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इस पॉइंट पर आपको देगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ बच्चों, the intensity of the electric field at the point P is given by E equals F upon Q naught। 1 by Q naught को अलग लिख लो, कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर दो, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख डालो। यही होता है बच्चों। Q naught कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद इतना बचेगा। ये आपने डिराइव कर लिया फार्मूला। फार्मूला फॉर व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू गिवन पॉइंट चार्ज प्लस Q। ये आपने डिराइव कर लिया फार्मूला। आपने देखा कि इस फार्मूले में Q नॉट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया। इस फार्मूले में इस Q का रोल है और इस डिस्टेंस का रोल है, मगर Q नॉट का रोल नहीं है। ठीक से देख लो। हाउएवर K को आप क्या बोलते हो? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड। मीडियम की प्रॉपर्टी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, और बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और ये पूरी क्वांटिटी 9 × 10⁹ होता है। ये मैंने फार्मूला डिराइव कर लिया। अगर ये मीडियम फ्री स्पेस है, आई मीन एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम K इज अप्रॉक्सीमेटली 1। ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर K को 1 लिया जाए तो फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इतना मिलेगा इन वेक्टर नोटेशन। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि Q नॉट एक पॉजिटिव स्केलर है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। अगर एरो लगा दूँ, इसको वेक्टर में लिख डालूँ, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। आई मीन इस पॉइंट पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइटवर्ड होएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखोगे? पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। अभी यूनिट वेक्टर क्रिएट कैसे करोगे? मान के चलो कि ये क्वेश्चन में गिवन है, राइटवर्ड है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर डालो। वेक्टर r divided by its magnitude will give you unit vector r cap, which will be parallel to vector r। यानी में राइटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r कैप इस फार्मूले से मिलेगा। r कैप की ये वैल्यू आप यहाँ पे ला के पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे
ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये स्मॉल आर का क्यूब बन जाएगा और न्यूमरेटर में कंप्लीट वेक्टर आर दिखेगा। तो वेक्टर फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से डिनोट कर सकते हो। अगर वेक्टर आर गिवन है तो ऐसे डिनोट करो, और अगर आर कैप गिवन है तो ऐसे डिनोट करो। तुम्हें न्यूमेरिकल्स में दोनों मेथड की जरूरत पड़ेगी। जब आर कैप राइट करोगे यहाँ स्क्वायर होगा, जब एरो के साथ वेक्टर आर रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे आर क्यूब होगा। तो वेक्टर नोटेशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरह से लिख सकते हो। So as per the vector rule, if Q is positive scalar, then E vector parallel to R vector, and if Q is negative scalar, then E will be anti-parallel to R vector. ये तो वेक्टर का पॉपुलर रूल है, मैं कई बार एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से देखो। तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक वेक्टर फार्मूला क्रिएट कर लिया। तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉजिटिव स्केलर है, लेकिन जो चार्ज होता है बच्चों, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में क्यू पॉजिटिव स्केलर है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, इज इट? और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में क्यू नेगेटिव है तो ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। मतलब क्या हुआ कि वेक्टर आर तो राइटवर्ड है ही, ये लेफ्टवर्ड हो जाएगा। ये लेफ्टवर्ड कब होगा? जब ये नेगेटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो ये तो राइटवर्ड होता ही है, ये भी राइटवर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी आर के पैरेलल होगा, कभी आर के अपोजिट होगा। वो डिपेंड करेगा कि गिवन पॉइंट चार्ज का साइन क्या है, इसलिए यहाँ पे दो रूल बना दिया गया। ये वेक्टर का पॉपुलर रूल है जो हम लोग फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अच्छे से इसको समझिए। व्हाट इज आर कैप? इज a unit vector pointing from the source charge towards the test charge। बच्चों इस डायग्राम में इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तार वेक्टर का ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है, राइटवर्ड दिखाए हो, मतलब दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज टुवर्ड्स द टेस्ट चार्ज, यही इसके बारे में बोला है। और आर कैप भी राइटवर्ड ही होगा, तार कैप का भी यही डायरेक्शन और वेक्टर आर का भी यही डायरेक्शन, यही बात वहाँ पे बताई जा रही है। Electric field due to many point charge system, you have to use principle of superposition। अब क्या है कि मेनी पॉइंट चार्ज सिस्टम आपको लेना है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। इसको आप डायग्राम से समझो। सपोज ये फ्री स्पेस है और ये पॉइंट चार्ज है +Q1 +Q2 +Q3 डॉट डॉट +Qn। It means what? You are given in positive point charge system and these are stationary in the space, and there is a point P whose distance from Q1 is R1, distance from Q2 is R2, distance from Q3 is R3 and distance from Qn is Rn। माना गया है कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। बच्चों इस पॉइंट पर मुझको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करो, इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकालो। So because of +Qn, it should be outward along this line। यही थ्योरी पढ़े हो। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड दिखाओगे और नेगेटिव है तो इनवर्ड दिखाओगे। फिलहाल ये तो पॉजिटिव चार्ज है,
T1 को आउटवर्ड दिखाओ। अब मैग्नीट्यूड ऊपर लिखना सिखा चुका हूँ बच्चों। मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? 1/4πε0 Q1/R1², ऐसे लिखोगे और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, T1 वेक्टर मिलेगा। सिमिलरली बिकॉज ऑफ Q2 दिस इज E2 वेक्टर, ये भी आउटवर्ड दिखाओगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसको भी आप लिख डालो वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करके। Q2 प्लस Q3, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E3, इसको लिख डालो आउटवर्ड। Q2 प्लस Qn, इलेक्ट्रिक फील्ड इज En, आउटवर्ड along दिस लाइन। बच्चों इसमें माना गया है कि जो डिस्टेंसेज हैं ये वेरी लार्ज हैं और इनके कंपैरिजन में इनका जो साइज है 100 गुना से ज़्यादा छोटा है, तभी तो इनको पॉइंट चार्ज कहोगे। अगर ये बिग साइज के चार्जेस होंगे तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो माना गया है कि ये सब के सब पॉइंट चार्ज हैं और डिस्टेंसेस क्या हैं? वेरी लार्ज। तो जब इनको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे तो इनको आई कैप, जे कैप, के कैप में रिप्रेजेंट कर लोगे। फिर इन सबका वेक्टर रिजल्टेंट ले लोगे, यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको आप कहोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल C1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En। बच्चों इसको जनरलाइज कैसे करोगे? अगर आप सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहती हो और ये अदर देन फ्री स्पेस है बट मीडियम आइसोट्रॉपिक है, यहाँ पे के लिखना पड़ेगा। ये तो हर एक पॉइंट चार्ज के लिए कॉमन आएगा, कॉमन ले लो। इसके फार्मूले में Q1/R1² लिखोगे, इसके फार्मूले में Q2/R2² लिखोगे, यहाँ पे Q3/R3² लिखोगे, यहाँ Qn/Rn² लिखोगे। बच्चों जनरलाइज कैसे करोगे? एक सिग्मा नोटेशन दे दो, QI/RI² लिख दो और एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। अगर ये R1 है तो यहाँ R1 कैप लिखोगे, अगर ये R2 है तो यहाँ R2 कैप लिखोगे। बच्चे रियलाइज़ हो रहा होगा जब इसको जनरलाइज करके RI सिंबल दोगे, यहाँ भी RI कैप लिखोगे और ये हर चार्ज के लिए अलग अलग होगा, हर चार्ज के लिए भी दोनों अलग अलग होगा। इसका मतलब इसमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा, ये कॉमन आएगा क्योंकि हर एक चार्ज के लिए ये सेम होगा। तो सिग्मा नोटेशन के अंदर ऐसे लिख डालो। बच्चों अब आप सीखे होंगे कि आई की लिमिट लिखी जाती है, 10 चार्ज के आई की लोअर लिमिट 1 होगा और आई की अपर लिमिट n होगा। तो आई की लिमिट यहाँ लिख डालो और इसको यहाँ पे लिख डालो, इसको कॉमन ले लो और इसको सॉल्व कर लोगे इस मेथड से, पॉलीगॉन लॉ या एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स लगा लेना, फिर रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का यही होता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऐसे आएगा। लेकिन सारे क्वेश्चन बच्चों पॉइंट चार्ज पे नहीं होंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे भी क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आपको थ्योरी डेवलप करनी होगी। जैसे सपोज ये कोई आर्बिट्रेरी सरफेस एरिया है, बिग सरफेस एरिया, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज के छोटे छोटे पीसेस इस पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इज इट? और ये बिग एरिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और आपसे पूछा गया है यू हैव टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P। बच्चों इसके लिए कैलकुलस इस्तेमाल करना होगा, इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। मेथड ये होगा बच्चों, इस पर एक आर्बिट्रेरी स्मॉल एरिया ले लो, बहुत छोटा सा एरिया ले लो ds,
बहुत छोटा एरिया ds लोगे तो उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा सा होगा, कैलकुलस में उसको dq लिखोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इस एरिया के सेंटर पे सिग्मा डिफाइन करो, सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला क्या होगा dq बाई ds, इज इट। तो सिग्मा होगा dq बाई ds, तो dq की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू ds। अब ये जो छोटा सा चार्ज कंसिडर करे हो, इसके सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल r है, तो dq की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको d वेक्टर लिखोगे और उस d वेक्टर को पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे होगा। अगर छोटे छोटे dq हज़ारों काट लिए जाए, पूरे एरिया पे dq 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 छोटे छोटे हज़ारों काट लिए जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड सबका यहाँ P1 इंटू E3 ऐसे लिखा जाए, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये क्वांटिटी कॉमन आएगी। बच्चों कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि जो सिग्मा नोटेशन होता है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो सिग्मा नोटेशन का मीनिंग भी समेशन ऑफ क्वांटिटीज होता है और इंटीग्रेशन का मीनिंग भी समेशन ऑफ क्वांटिटीज होता है, लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल्स का सम करने में सिग्मा यूज होता है और कंटिन्यूस वेरिएबल्स को सम करने में साइन ऑफ इंटीग्रेशन यूज होता है। बच्चों यहाँ पे आप q की जगह पे dq लिखोगे और डिस्टेंस की जगह पे r लिखोगे और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r कैप लिखोगे। अगर इस पे एरो लगा दूँ तो यहाँ पे r कैप डिफाइन कर सकता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे r स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ dq लिख सकता हूँ और इंटू r कैप। तो ये जो क्वांटिटी है बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये स्मॉल क्वांटिटी है, इसको कैलकुलस में DE वेक्टर लिखते हैं, DE वेक्टर। इसको पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट कर दिया जाए, पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E मिलेगा। ये कैलकुलस अप्रोच है कि जब भी बिग साइज का बॉडी होगा तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कैलकुलस मेथड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करोगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ dq को अदरवाइज कैसे लिखते हो, सिग्मा इंटू ds। व्हाट इज ds? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया, स्मॉल एरिया ds। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस एरिया। इसके सेंटर पे dq बाई ds को सिग्मा कहते हैं, तो सेंटर वाले सिग्मा को ds से मल्टीप्लाई करने पर dq आता है। इसको रिपीट करो, इसको रिपीट करो, इसको रिपीट करो, इसको इंटीग्रेट करो, पूरे एरिया पर इंटीग्रेट करो टू गेट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों कैलकुलस क्यों फिजिक्स में यूज होता है वो आपको यहीं से समझना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी बनाए हो वो पॉइंट चार्ज के लिए बनाए हो, इतने बड़े चार्ज के लिए थ्योरी बनी नहीं है। इस पर छोटा सा पॉइंट चार्ज क्रिएट करना होगा, फिर उसके लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड D लिखना होगा, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करना होगा। यही वजह है कि फिजिक्स में कैलकुलस एंट्री लेता है। कुछ और समझो बच्चों। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम, अब ये आर्बिट्रेरी वॉल्यूम स्पेस है, आमीन ये सिर्फ सरफेस नहीं है, ये 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी है, इसमें थिकनेस भी है, इसके पूरे वॉल्यूम में छोटे छोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ सरफेस की बात नहीं करो, इसको वॉल्यूम स्पेस कहो, तो आप उसमें एक छोटा सा वॉल्यूम dv ले लो, dv स्मॉल वॉल्यूम कहलाएगा, तो उसके अंदर जो चार्ज होगा वो वेरी स्मॉल होगा, उसको dq लिखोगे। उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट P का, इसी पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसका जो डिस्टेंस है उसको r लिखो। अगर एरो लगा दोगे तो इधर r कैप डिफाइन हो सकता है। बच्चों यहाँ पे होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
सिंबल होगा उसका रो, ये रो सिंबल होगा। रो को डिफाइन करोगे डी क्यू अपॉन डी वी, रो इक्वल्स डी क्यू अपॉन डी वी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू की वैल्यू आएगी रो डी वी। ये जो बेसिक फॉर्मूला अभी आपने ऊपर डेवलप किया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलस में ऐसे लिखा जाएगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों इसको पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना होगा। जब पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करते हो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वी लगाते हो, इसको कहते हो वॉल्यूम इंटीग्रल। और ये तो बेसिक फॉर्मूला आप जान ही रहे हो। अब डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू डी वी, सिखाया ना आपको। तो रो इंटू डी वी पुट करो, आर स्क्वायर से डिवाइड करो, आर कैप से मल्टीप्लाई करो, पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करो। और ये तो हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट आएगा, इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लो, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो टू गेट योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग बच्चों जब डेरिवेशन पढ़ेंगे और बिग साइज की चार्ज बॉडी का यहाँ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे कैलकुलस मेथड इस्तेमाल होगा। क्योंकि बच्चों जो थ्योरी बनाते हो या फिजिक्स में कोई भी थ्योरी बनाई जाती है तो वो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज के लिए बनाई जाती है। जब बिग बॉडी को थ्योरी लगती है तो पॉइंट चार्ज ऐसे क्रिएट करके इंटीग्रेट करके हम लोग उसको डेवलप करते हैं। इसीलिए फिजिक्स में कैलकुलस एंट्री लेता है, क्योंकि सारी थ्योरी हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए बनाते हैं, पॉइंट मास के लिए बनाते हैं। तो जब बिग साइज की रिजिड बॉडी एंट्री लेती है तो कैलकुलस मेथड लगाना ही पड़ता है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिर रो इज टोटल रो इज लोकल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों इस लोकल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, ये लोकल स्पेस है और इस लोकल स्पेस के सेंटर पे इस रो को डिफाइन किया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे रो की वैल्यू बदल जाए, हो सकता है रो की वैल्यू यहाँ बदल जाए, हो सकता है रो की वैल्यू यहाँ बदल जाए। ये किसी पर्टिकुलर स्मॉल स्पेस के लिए रो डिफाइन हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं लोकल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये है आर्बिट्रेरी वॉल्यूम स्पेस। गॉट इट। सो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाया। अभी हम लोग एप्लीकेशन पार्ट तक पहुँचे नहीं हैं। तो 11th-12th में जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो उसकी थ्योरी कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। जो 9th-10th पास बच्चे होते हैं उनको क्या है कि इतना लेंदी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो उनको बहुत घबराहट होने लगती है। वो कहते हैं कि सर तुरंत न्यूमेरिकल क्यों नहीं बताया जा रहा है। अब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने में मेरे 50 मिनट लग गए, तो न्यूमेरिकल कैसे तुरंत बताया जाए। कम से कम आपको इसमें 4-5 चीज़ें बता दी जाएंगी, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल समझ पाओगे। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप 11th-12th में आते हो तो एनालिसिस बहुत लेंथी हो जाती है और एक एक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। और जब सफिशिएंट टॉपिक पढ़ ले तो उसके बाद न्यूमेरिकल की बारी आती है। तो न्यूमेरिकल तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा और एपिसोड देने होंगे। तो मैंने अभी आज इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फंडामेंटल बताया, किसी पॉइंट चार्ज का कैसे निकालेंगे, या मिनी पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे, या सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कैसे निकालोगे, वॉल्यूम स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। सिर्फ फंडामेंटल बताया गया, अभी एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग नहीं पहुँचे हैं। कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे अगले एपिसोड में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते नज़र आएंगे। इसलिए पेशेंस बनाए रहो, बोर मत होना। थोड़ी दिक्कत फिजिक्स में है, इसमें काफ़ी एनालिसिस के बाद ही न्यूमेरिकल की बारी आती है। सो प्यारे बच्चों, मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए
Thank you very much and wish you good day and see you again